नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं जिसके बारे में देश में बड़ी भारी चिंता है। यानी कि देश में हो ना हो, देश के एक विशिष्ट तबके में जो बड़े ज्ञानी लोग हैं उनमें बड़ी चिंता है, बड़ी घुटन है और बहुत ही पछाड़ खा के वो कह रहे हैं कि देश की स्वतंत्रता का प्रजातंत्र का और मुख्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का बैंड बज चुका है। सब कुछ समाप्त हो चुका है और ये समाप्त होता ही चला जाएगा और यही वो लोग हैं जो दुनिया भर के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्जियन में इस तरह का आर्टिकल यहीं से लिख के भेजे जा रहे हैं। और ये लोग कौन हैं आप और हम जानते हैं कि एक विशेष विचारधारा से मिलते हुए लोग हैं जिनका क्रांति में बड़ा विश्वास है। लेकिन अब हुआ क्या कि भारत में क्रांति तो हुई नहीं, कारण कोई भी हो, क्रांति नहीं हुई, तो ये एक छद्म क्रांति का वातावरण इन्होंने शुरू कर दिया है। पहले तो कई सारी चीज़ें होती थी, लेकिन 2008 से इन्होंने शुरू कर दिया कि अब जो है वो प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है, अधिनायकवाद आ चुका है, कोई हिटलर है उसका शासन चल रहा है, अतः हम लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक लड़ेंगे। तो क्या ये लड़ रहे हैं? क्या ये प्रजातंत्र के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ रहे हैं? भाई वास्तविकता यह है कि दुनिया भर में जहाँ पे भी प्रजातंत्र है, इस विचारधारा के लोगों ने उसका सत्य निकाल लिया, उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। प्रजातंत्रों में जितनी भी खुलावट है या कि जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वास्तव में है, तो जब वामपंथी सरकारें कहीं बनती हैं तब तो ये सब होता नहीं है, कहीं भी नहीं हुआ। तो ये कौन से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि जब इनका खुद का शासन आता है तो किसी दूसरे का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो रहता ही नहीं। ऐसा एक थोड़ी, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये क्रांति काहे के लिए कर रहे हैं? तो इन्होंने एक छद्म वातावरण बना रखा है कि देश में कोई अधिनायकवादी शासन चल रहा है, फांसीवादी शासन चल रहा है, सबसे अधिक फांसीवादी तो ये हैं। इसको दुनिया भर से बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, भारत में भी है। बंगाल में कितने लोगों को मार डाला 34 साल के शासन में। ये तो विधानसभा के पटल पे ये सूचनाएं हैं। जिसको आवश्यकता हो, जिसको शक हो कि ये झूठ है तो ढूंढ सकता है, नहीं तो उनको दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के एक विशेष विचारधारा से लिपटे हुए लोग देश में एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, एक छद्म क्रांति का वातावरण बना रहे हैं और उसके अंदर वो क्रांतिकारी बन के सामने आ रहे हैं, जैसे कि वो जनता की बड़ी उन्हें चिंता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता है, प्रजातंत्र की चिंता में मरे चले जा रहे हैं। अरे तो ये दोनों चीजें कैसे होंगी? भाई जो लोग खूनी क्रांति में विश्वास रखते हैं, जो लोग गरीब गुरबाओं की डिक्टेटरशिप में विश्वास रखते हैं, उनका प्रजातंत्र से वास्तव में मतलब क्या है? यानी कि ये कितनी बड़ी लफाजी है और ये हिंदुस्तान में चल रही है। एक बहुत बड़े वामपंथी नेता से मैंने कभी पूछा था, मैंने कहा सर ये क्या है? तो उन्होंने कहा दिस इज टैक्टिकल, यानी कि रणनीतिक तहत तो ये कर रहे हैं। और जो इनके उर्वल टाल हैं वो वैसे भाषणबाजी में तो कुछ और बोलेंगे। लगातार झूठ का माहौल चल रहा है। अब जीएसटी जिस पे लग रही है, आटे पे लग रही है, यानी कि ब्रांडेड पे लगे, और पास के अंदर जो है ना वो जो क्या कहते हैं, दूसरी जो दुकान है, क्या कहते हैं, शर्मा जी की या वर्मा जी की या चांदोक जी की, उस पर ना लगे। ऐसा क्यों भाई? जो सेल हो रही है तो रैशनल जो दूसरा जीएसटी में हो क्या रहा है? कोई एक सरकार कर रही है, एक पूरी जीएसटी की कमेटी है जिसमें सारी पार्टियां हैं, सारी सरकारें हैं, वामपंथी भी हैं, दूसरे भी लोग हैं, तो वो उनका सामूहिक निर्णय है। लेकिन आप देखिए उसके ऊपर कितना बड़ा छापा किया जा रहा है कि चीज पे लग गई, घी पे लग गई, दूध पे लग गई, मक्खन पे लग गई। अरे तो भाई जो भी चीज बिक रही है, जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें लगनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ ब्रांडेड पे क्यों लगे? हम्म तो ये भी एक उसी का एक तंत्र, एक पूरा का पूरा झूठ का तंत्र है। और उसके अंदर ये लोग अपने आप को क्रांतिकारी साबित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई अधिनायकवादी शासन चल रहा है, प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है।
और इसी कथानक में एक मुख्य कथानक ये है कि एक टेलीविज़न चैनल ही बचा है जिसने प्रजातंत्र को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचा के रखा है इस देश में, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाता। और अब वो नष्ट होने के कगार पे खड़ा हो गया है क्योंकि श्रीमान अडानी हैं, उन्होंने उस कंपनी से को खरीद लिया है जिस कंपनी से इस स्तंभ ने, इस प्रजातंत्र के स्तंभ ने कभी लोन लिया था। तो भी कई सारे लोन लिए थे, 2007 से शुरू हुए, फिर उसको 1 से 2007 में लिया, उसके अंदर शेयर खरीदे गए, फिर बाद में 8 में दूसरे से लिया, फिर 9 में तीसरे से, 9 में जब लिया तब इंटरेस्ट फ्री लोन लिया। पहले आईसीआईसीआई बैंक से 19% उसमें लिया था और आईसीआईसीआई ने सेटलमेंट कर लिया जिसमें यह कहा जाता है कि आईसीआई को कोई 51 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और श्रीमान RRPR यानी कि राधिका रॉय और जो प्रणव रॉय हैं, जो भारत में जो एकमात्र क्रांतिकारी चैनल है, एकमात्र स्वतंत्रता की चिंता करने वाला चैनल है, उसके महान क्रांतिकारी किस्म के संस्थापक हैं। लेकिन इन पर मुकदमे भी बहुत सारे चले, बहुत सारे केस इन पे चल रहे हैं। शेल कंपनियों और कंपनियों का मामला है जो कि हिंदुस्तान में बहुत ही लंबे समय से चल रहा है और पिछले 8 साल में कहा जाता है कि लाखों शेल कंपनियां बंद कर दी गई हैं। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को चीखने चिल्लाने का मौका मिला है और भी बहुत सारे कारण हैं। यानी कि आप ये देखिए कि इन्होंने एक लोन लिया कंपनी से, वो कंपनी संबंध रखती है अंबानी से, लेकिन अंबानी और अडानी को लगातार ये जो पूरी की पूरी चौकड़ी है, पूरी की पूरी जमात है, इसका 24 घंटे काम है गाली देने का। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य है, ये भारत की संस्कृति में घुला मिला है, ये इन्होंने घोल दिया है। टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लेकिन जब तैयारी अभी कह रहे कि अंबानी अडानी की नहीं चलेगी। और ये अब क्योंकि अडानी आगे निकल रहे हैं तो ये सब लोग निकलते रहते हैं। भाई है क्या, भाई 1988 के आसपास के अंदर शुरू हुआ था ये महान क्रांतिकारी चैनल, इसकी स्थापना की गई थी, इन्होंने दूरदर्शन के कार्यक्रम बनाने शुरू किए थे। वैसे एनडीटीवी नाम तो बाद में आया है 2002 या 3 के आसपास में, लेकिन इसकी स्थापना तो 2088 में हो चुकी थी ना, तो तभी तो अडानी की शुरुआत हुई थी। और उसी के आसपास में वो कुछ 100 रुपये लेकर के दिल्ली गए, बम्बई गए थे, जहाँ पे उन्होंने हीरे छांटने का काम शुरू किया। तो एक साधारण परिवार के, एक छोटे से व्यापारिक परिवार के, एक दुकानदार के परिवार का आदमी इतना आगे बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया? यानी कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ गया, सिर्फ संबंधों से आगे बढ़ गया। लेकिन ये एक विचित्र किस्म का तंत्र है। इसमें बताया जाता है कि उनकी उसकी दोस्ती है प्रधानमंत्री से, तो क्या करें, प्रधानमंत्री जो है वो दुश्मनियां रखे। भाई कितने लोगों को रेवेन्यू इस कंपनियों से आ रही है? यानी कि अभी बताया जा रहा है कि जैसे दुनिया में 20 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल हैं, उनके जो सीईओ हैं, उनको जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उसमें हिंदुस्तानी है। और इन 20 कंपनियों की या 25 कंपनियों की जो टोटल जो उनका टर्नओवर है वह हिंदुस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है कि ये बाहर जाकर के लोग इतने सफल हो रहे हैं भारत में, और जो सफल होता है उसके पीछे ये लाल झंडा लेके पड़ जाते हैं कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो भाई 34-35 साल पहले, 36 साल पहले कुछ 100 रुपये लेके गया था, वो कोई करोड़पति परिवार में नहीं है, वो करोड़पति बन गया है। आपको दिक्कत क्या है? आपको भ्रष्टाचारियों से कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको बचाते रहते हैं। उनके खिलाफ जो केस हो रहे हैं जिसमें सैकड़ों और हजारों करोड़ निकल रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, ये सारे क्रांतिकारी लोग कहना चाह रहे हैं ये बदले की कार्रवाई है। तो बदले की कार्रवाई आप भी कर लेते, आगे आके कर लेना। भाई कोर्ट का रास्ता खुला है तो कहते हैं नहीं, कोर्ट में भी सब गड़बड़ हो गया, सब नष्ट हो चुका है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई कितना मूर्ख बनाएंगे? भाई ये जो स्तंभ है प्रजातंत्र का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, जिसके मालिकान और जिसके पत्रकार कई बार मौका मिलते ही झूठ बोल देते हैं, तो उनकी शक्ति है कितनी, जनता उनकी मानती कितनी है। और ये तो चल रहे हैं ना, प्राइम स्यापा रोग चल रहा है, और भी दूसरे सारे के सारे कार्यक्रम वो करते रहते हैं। वो प्रधानमंत्री को उनको टारगेट करना है, अगर किसी की चाय ठंडी हो जाए
तो भी प्रधानमंत्री दोषी हैं, अगर कहीं सड़क टूट जाए तो प्रधानमंत्री शुद्ध दोषी हैं, अगर किसी के मोजे को चूहा काट ले तो इनमें इतनी क्षमता है, इतना विश्लेषण करने की शक्ति है कि उसको कहीं न कहीं साबित पूरे तथ्यों के साथ कर देंगे, एक पूरी की पूरी कथानक गढ़ देंगे कि इसके लिए मेरा जूता जो है ना वो मेरा मोजा मोजा चूहा काट गया, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का दोष है, उनकी नीतियों का दोष है, उनके साथियों का दोष है, वगैरह वगैरह, और नागपुर का दोष है। तो ये एक व्याधि है, एक ये डिस्टॉर्शन है, और एक ये ट्विस्टेड नैरेटिव है कि भाई होस्टाइल टेक ओवर हो रहा है। भाई होस्टाइल टेक ओवर हो कर रहा है, आपने एक लोन लिया और उसकी में आपने अपने शेयर 99.99 यानी जो महान कंपनी है जिसकी स्थापना की गई थी ये सब करने के लिए, RRPR 99.99% शेयर आपने गिरवी रख दिए और आपने दस्तखत कर दिए कि भाई अगर हम नहीं चुका पाए तो, या आप जब चाहें आप इसको जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने लिख के दे दिया ना। आप ये कह रहे हैं कि देखिए देखिए हम कहीं पकड़े गए थे तो हमारे ऊपर शेयर ट्रेडिंग करने के लिए जो है ना रोक लगी हुई है, हम कोई अपराध करते हुए पकड़े गए थे, ये बड़े गर्व से बोल रहे हैं। और उनके सारे लोग जो हैं जो कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन या उनसे कोई मतलब नहीं, भाई उनको मोदी विरोध में कुछ भी करना है, भाई मोदी जी सब चीज़ें ठीक नहीं कर रहे है ना। ये जो आड़तिया आंदोलन था या कि शाहीन बाग था वो उन्होंने, और भी कई गलतियां सब लोग करते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर बात में दोष जिसमें संबंध नहीं है। भाई लोन लिया आपने, 2007 से लोने शुरू किए, 2009 में आपने ये लोन लिया, वो अंबानी की कंपनी से लिया, उसको बिना ब्याज के लिया, पहले ICICI बैंक से 19% पे ले रहे थे, और जब अंबानी से बिना इंटरेस्ट के लोन ले रहे हैं और कागज लिख के दे दिए हैं, तब प्रेस की स्वतंत्रता पे और प्रजातंत्र पे कोई खतरा नहीं बन रहा है। 13 साल से चल रहा है ये, किसी को पता ही नहीं। बीच में कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, जो ICICI केस का मामला था, उसमें कोई शेयर होल्डर ने ये कहा था कि भाई ये ICICI बैंक ने अपने चूना लगवाया जबरदस्ती 50 करोड़ का वगैरह वगैरह, या ऐसा ही कोई अमाउंट है। तो ये तो बड़ा लंबा समझ रहा है, 2017 का से केस चल रहा है और आपने लोन 2007 में लिए हैं, तब तो आपके मिजाजों की सरकारें थी। जिनको आप दोबारा लाना चाहते हैं आप लाइए, प्रयास कीजिए, लेकिन ये सरकारें और अखबार ठीक है वातावरण बनाएंगे तो एक रणनीति के तहत, एक पॉलिटिकल टूल की तरह आप काम करेंगे तो करिए, तो फिर अपने आप को स्वतंत्र मत बोलिए, स्वतंत्रता की तो बात मत बोलिए। और ये जो एक नाटक है कि हमें प्रजातंत्र की चिंता है, और वो भी मुख्य रूप से वामपंथियों को और उसी तरह के विचार रखने वाले लोगों को, तो ये पूरा पूरा झूठ है। इससे अधिक कोई झूठ और इससे बड़ा कोई विद्रूप स्वांग हो नहीं सकता है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप लोग खूनी क्रांति में विश्वास रखते हैं, आप गरीब गुरबा की डिक्टेटरशिप में विश्वास रखते हैं, आपका प्रजातंत्र से मतलब क्या है? आप सिर्फ प्रजातंत्र को चूसते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसमें जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है सारी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, वहां अपने जो मन में आता है वो करते हैं। तो एक टेलीविजन चैनल है, उसको एक अंतिम स्तंभ बना दिया है देश की स्वतंत्रता का, प्रेस की स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और ना जाने क्या क्या। और उसके मालिकान बड़े कह रहे हैं गर्व से कि हम देखिए हम किसी अपराध में पकड़े गए थे, याद है, हम शेयर नहीं बेच सकते, लेकिन वो 2 महीने में अवधि खत्म हो रही है, तो उसके बाद क्या होगा? भाई 70 रुपए का शेयर 500 के आसपास चला गया, तो छोटे शेयर धारकों को कितना फायदा हुआ हो सकता है। तो अब अडानी जो है वो उनके लिए ऑफर लेके आएंगे 26% इक्विटी के लिए, तो और शेयर आगे बढ़ जाएगा। 70 रुपए में जो पड़ा रहता था, 100 रुपए के नीचे पड़ा रहता था, वो 500 पहुंच गया, तो अडानी के कारण पहुंच गया, तो छोटे शेयर धारकों को उससे फायदा होगा। श्रीमान RRPR को और राधिकार इनको भी फायदा होगा, वही ना, सबको फायदा उनका अडानी के आने से। अब वो नीतियां बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, वो कॉरपोरेट नहीं आना चाहिए, क्रांतिकारी ले आइए, आप किसी क्रांतिकारी को ले आइए, उसको अपने चैनल सौंप दीजिए,
या आपके पास में इतनी शक्ति होनी चाहिए थी कि किसी से इस तरह के लोन फोन नहीं लेने पड़ते, अगर लोन लेते तो उसको समय से लौटा देते। लेकिन इसमें बहुत सारे कई झमेले हैं, कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं, और ये अपने अपराधों का उदाहरण दे करके ये बोल रहे हैं कि हाँ हम तो नहीं गएंगे, और उनके साथी तो कूद कूद के नाचना शुरू कर दिया उन्होंने। एक विशेष किस्म का नृत्य शुरू कर दिया है कि अडानी नहीं लेगा, हमारे प्रिय चैनल को नहीं लेगा, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं है, आप चलाइए ना। भाई आपकी जनता बात मानती कहाँ है? कुछ लाखों से सरकारें थोड़ी मानती है, आपकी बात तो कोई मानता नहीं है ना। एक कन्हैया कुमार के लिए 5 बार कार्यक्रम किए रवीश कुमार जी ने, कितने वोट आए। और एक छद्म किस्म का इंटरव्यू लिया कि जब आप पार्लियामेंट में होंगे और सामने मोदी जी होंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी टोटल किस्म की और बहुत ही बेशर्म किस्म की लफ्फाजी। पहुंच गए क्या? हो सकता है बूढ़े होते होते पहुंच जाए, अब तो उन्होंने पार्टी बदल ली, खैर कोई बात नहीं। तो इसके जो प्रतीक हैं, और रॉयल लोग तो हैं ही, रवीश कुमार जी जो कि हाथ बांध के पूरे किस्म के जातिवादी और क्षेत्रवादी और दुष्ट और भ्रष्टाचारियों के मंचों पे हाथ बांध के खड़े पाए गए, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती। तब जो है वो बंदूकें चलती हैं और प्रजातंत्र का गला घोंट दिया जाता है, और बच्चियां जो है उनको पढ़ाने के लिए लोग यूपी से जब बाहर भेज रहे थे तब प्रजातंत्र का गला नहीं घोंट रहा था, तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी पसंद की सरकारें थी, उनकी पसंदगी के बहुत सारे कारण थे। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा ड्रामा, एक बहुत बड़ा छद्म युद्ध हमारे सामने दिख रहा है। एक छद्म क्रांति का जो एक प्रेरक है, एक जो प्रतीक है और एक तथाकथित स्तंभ माना जा रहा है, वो ढह रहा है या कि ढहने के कगार पे खड़ा है। तो हमारे सारे के सारे तथाकथित क्रांतिकारी जो कि छद्म क्रांति में विश्वास रखते हैं, हम सब लोगों को पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बता रहे हैं जिसमें तथ्य कुछ नहीं है। अडानी ले लेगा तो ले लेगा, आप किसी क्रांतिकारी को ले आइए। कोई क्रांतिकारियों को आह्वान करना चाहिए इनको कि दुनिया के क्रांतिकारियों को आह्वान करें, देश के क्रांतिकारियों को आह्वान करें कि वो इकट्ठा करें और इस स्तंभ को बचाएं, तो शायद बचा लेंगे। लेकिन चाहे बचे चाहे अडानी ले जाए, फर्क क्या पड़ता है? आपकी तो कोई बात मानता नहीं है। कुछ लाख आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे सरकार तो बदलती नहीं है। आप तो कहते हैं कि हम सरकार बदल देंगे, तो प्रयास आपको करते रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? प्रजातंत्र है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फिर आप ये भी कहिए कि हम निष्पक्ष नहीं हैं, हम फलां फलां विचारधारा में विश्वास रखते हैं, हम फलां फलां की सरकारें चाहते हैं, हमको फलां फलां सरकार नहीं चाहिए। तो ये छद्म, इस छद्मता को त्यागिए, वास्तविक होइए। जनता सब समझती है, जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। जो इसमें बड़े बड़े सफ़ेद दाढ़ी किए हुए लोग, धूप में अपनी सफ़ेद और बाल और दाढ़ियाँ सफ़ेद किए हुए लोग मूर्ख समझते हैं जनता को, सब समझती है। और धीरे धीरे जितना सोशल मीडिया आगे आ रहा है और अधिक समझते रहेंगे। आप उससे भी परेशान रहिए, आप उसको भी गाली दीजिए, हर परिवर्तन को गाली दीजिए, टेक्नोलॉजी को गाली दीजिए, लेकिन आप क्रांतिकारियों के एक जो छद्म है, तो फिर किसी क्रांतिकारी को ले आइए, उसको चैनल छोड़ दीजिए, वो आपका खड़ा करेगा, वो आपका कल्याण करेगा। आप अपना कथानक और अपना प्राइम छापा आरंभ रखिए। आप तो जेल गए नहीं है, आप कहते हैं पत्रकारिता का रास्ता जेल से होके जाता है, तो फिर आप पूरी तरह के तो पत्रकार हैं नहीं, अब कुछ दिनों पहले बोले थे ना। तो खैर, हमने बात की तथाकथित बुद्धिजीवियों की चिंताओं की, क्यों न देश की प्रजातंत्र की चिंता है, उनको प्रेस की फ्रीडम की चिंता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता है, और फांसीवादी ताकतों से वो लड़ रहे हैं। अधिकतर ये सारे के सारे स्यापे ये झूठ पर आधारित हैं, डिस्टॉर्शन है, विकृतियां हैं। असल बात यह है कि अभी भी वो बहुत सी जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि 70 साल में उन्होंने अपने जो है वो दांत गड़ा दिए हैं या कि पंजे गड़ा दिए, शिक्षण संस्थाओं में खास तौर पे, और भी बहुत सारी जगह है। लेकिन ये एक छद्म युद्ध चल रहा है, जनता इसको समझती है। अब अडानी इसको लेंगे या नहीं लेंगे, ये हमारा
चिंता का विषय है नहीं। हम तो सिर्फ ये एक छोटी सी बातचीत की, उसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों के झूठ के जो जाल है, उसके तंत्र में इनके इतने बड़े झूठ हैं कि उस पे लगातार बात की जा सकती है, जो कि क्रांतिकारी होने का नाटक करते हैं, जो कि प्रजातंत्र की रक्षक होने का नाटक करते हैं। खैर, तो वो स्टाइल टेक ओवर नहीं हो रहा है। आपने एक लोन लिया, आपने लिख के दे दिया, अब आप पकड़े गए कहीं तो उसके कारण उससे आप बच नहीं सकते। अडानी ले लेंगे, नहीं लेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका छद्म व्यवहार जनता देखती है, समझती है, और हम इस पे फिर लौट आते रहेंगे। इंटरेस्टिंग है, देखिए क्रांतिकारियों की बात है, क्रांति की बात है, तो इसमें तो हम सब लोगों का इंटरेस्ट है। तो क्रांति तो होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक क्रांति होनी चाहिए, छद्म क्रांति होनी चाहिए, गरीबों का जो है वो उत्थान होना चाहिए। तो किस वामपंथी देश में, किस मार्क्सवादी उसमें गरीबों का उत्थान हुआ? अगर कोई उदाहरण, तथ्यपरक उदाहरण आपके पास है तो साझा कीजिए, हम तुरंत मान लेंगे और अपने आप को सुधार लेंगे, हमारे मित्र भी सुधार लेंगे। तो हमने एक छोटी मोटी बातचीत की, जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसके ऊपर, एनडीटीवी को अडानी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उस पर, और उसके कारण जो लानत का माहौल है उस पर। तो हम आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और अगर संभव हो या आवश्यक हो तो आप अवश्य ही एक टिप्पणी यूट्यूब के लिंक पर जाकर करें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में, क्योंकि क्रांति की बातें तो होनी चाहिए, क्रांति पे हम दोबारा लौटेंगे।